जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास है। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बैक हिस्ट्री पर जाते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पहले दो बहुत बड़े महान युद्ध हुए थे, जिसे हम लोग अभी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं संविधान होता क्या है। संविधान वह दस्तावेज है जो देश की जनता के विश्वास व उनकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। जो दो युद्ध हुए थे कंपनी शासन के आने के पहले, ठीक है, वो पहला था आपका बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा था हमारा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, वहीं बैटल ऑफ बक्सर आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो आपका युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, वहीं जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। हम कह सकते हैं कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अब फिर बात करते हैं हम बैटल जो कि आपका बक्सर में हुआ था। उसमें आपके बैटल जो हुए थे, युद्ध जो हुए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और हमारे 3 संयुक्त सेना, दैट इज़ योर कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ एन एलियंस के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल का बंगाल के मीर कासिम, अवध के सिराजुद्दौला और मुगल के शाह आलम द्वितीय थे। सो दो महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन हो गए, बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा हमारा क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास के बारे में। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि संवैधानिक विकास जो है 1773 से लेकर के 1853 तक हुआ। तो जो 1753 से लेकर 18 तक का हुआ था, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के तहत पढ़ते हैं, जिसमें 1773 के पहले भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसको हम लोग 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर कहते हैं। फिर दूसरा हुआ आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये याद करते जाना है, बिकॉज एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था। तो हमारा ये 1773 में आया था। फिर आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है। देन 1793 में चार्टर एक्ट। फिर आपका 1813 में आपके चार्टर एक्ट आए, और फिर यहाँ से 20 साल के बाद वो एक्ट आते गए, यानी कि 1813 में 20 साल जोड़ोगे आप, तो फिर कितना आता है, 1833 आता है। एंड देन 1833 के बाद 1853, और एक एक करके जब हम पढ़ते जाएंगे तो ये हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। यानी कि 1853 तक जहाँ हम लोग ख़त्म करेंगे, वहीं पर हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हो जाता है। फिर 1857 का एक बहुत बड़ा महायुद्ध होता है। फिर वो शासन जो है सीधा का सीधा इंग्लैंड से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन के तहत इतने सारे युद्ध होते हैं, जिसमें आपका भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहते हैं। दूसरा आपका भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें हमारा 1892 आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें हमारा 1909 ईस्वी में यह सुधार आया था। तो ईयर के हिसाब से एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमें याद करने हैं। तो फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हमारा 1919 में आया था। फिर हमारा आता है भारत शासन 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किस एक्ट का प्रभाव पड़ा था, तो भारत संविधान पर सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रभाव पड़ा था वो 1935 वाले एक्ट का था, ये वाला, जो कि हम लोग को क्राउन एक्ट के अंदर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए यहाँ से हम लोग देखते जाना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोई भी काम करोगे तो खर्च पड़ेगी। तो उस वक्त क्योंकि हम लोग इंग्लैंड से बात कर रहे हैं और इंग्लैंड में चलता है पाउंड, ठीक है, तो
30,133 पाउंड पूंजी की जरूरत पड़ी थी। और कितने लोग इसमें साझेदारी कर रखे थे? तो 217 लोग साझेदारी कर रखे थे। 1600 ईस्वी के राजलेख में हुआ क्या? तो महारानी एलिजाबेथ ने ना परमिशन दिया ईस्टर्न कंट्रीज को। तो क्वेश्चन आते हैं किस कंट्रीज को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दिया? तो ईस्टर्न कंट्रीज है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कितने साल के लिए दिए? 15 साल के दिए। किस पर्पस के लिए दिए? तो बिजनेस के लिए दिए। तो पहले हम लोग के इंडिया के साथ बिजनेस ही होता था। इंग्लैंड में लोग आते थे और बिजनेस करते थे, इंग्लैंड के लोग। लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या लगा कि बिजनेस अब बहुत ईजी हो चुका है, अब क्या किया जाए, शासन किया जाए। तो यहाँ पे 1600 ईस्वी में बस इतना ही पढ़ना है कि किस महारानी ने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। क्या दिया था परमिशन? कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। किस किस कंट्रीज़ के लिए? ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। अब अब बात करते हैं। तो ये जो परमिशन इन्होंने दिया था, तो परमिशन लेटर भी बनता है, ठीक है। तो परमिशन लेटर को ले करके आने वाला पहला इंग्लैंड का जो शख्स था वो कौन थे? आपके हॉकिंस है। क्योंकि वो सबसे पहली बार उस टाइम जब इंडिया में आया था, तो वो उस टाइम शासक कर रहे थे आपके अकबर साहब। तो अकबर साहब के लिए वो लेटर आया था। लेकिन ये लेटर लेकर के आया था 1608 में। और अकबर का जो तुम्हारा काल था वो तुम्हारा था 1565 से लेकर के 1605 तक। यानी कि जब तक हॉकिंस अकबर के नाम पे लेटर लेकर आता ही, उस वक्त तक अकबर साहब आपके निपट चुके थे। फिर उसके लेटर को दिया गया उनके पुत्र को, डैट इज उसके सन को, जहांगीर को, 1605 से लेकर के 1627 से। तो अधिकार पत्र बेसिकली लिया गया जहांगीर के द्वारा। और फिर आगे की अब हम लोग का वो कहानी शुरू होता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट अब आया क्यों, क्या पर्पस था। तो अभी तक हम लोग देखें ही जस्ट कि गवर्नर उस वक्त हमारे बंगाल के हो कौन रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। अभी जस्ट इसने क्या किया था? कौन सा युद्ध जीता था रॉबर्ट क्लाइव ने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने आपके बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाला युद्ध जीता था। उसी को कोलकाता का, क्योंकि ये युद्ध जहाँ हुआ था, प्लासी पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर चुने गए आपके कौन? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर ऑफ बंगाल आपका कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ रॉबर्ट, अब ध्यान से सुनना। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव को जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया गया। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि आपके बंगाल के गवर्नर को जनरल पद का नाम दे दिया गया। और उस वक्त जो हमारे जनरल गवर्नर थे उनका नाम था वैरेन हास्टिंग, ठीक है। जिसमें हमारे कितने सदस्य हुए? 4 मेंबर्स है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, जिसमें हमारे फिलिप्स फ्रांसिस, वर्नेल, मॉन्सेंस, क्लॉवेरिंग। अभी देखना, उस टाइम जब कोलकाता सबसे बेस्ट था, मतलब सब कुछ कोलकाता पे ही ऑपरेट हो रहा था, तो कोलकाता के अलावा भी 2 और प्रेसिडेंसी थे, जैसे कि राज्य टाइप हम बोल सकते हैं। बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया और मद्रास हो गया। और सब कुछ बंगाल का भी, मद्रास का भी, बॉम्बे का भी, मद्रास का भी किसके कंट्रोल में था? तो आपके बंगाल के। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया। अब पहला हम लोग क्या पढ़ लिए कि हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? अभी जस्ट रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट, जिसमें गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया गया। जनरल गवर्नर थे कौन? वैरेन हास्टिंग। दूसरा पॉइंट, इसमें कितने सदस्य की थी? 4 सदस्य की थी। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही हमारे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारतीय द्वारा जो रिश्वत व उपहार पर लिया जाता था इंग्लैंड के कर्मचारी द्वारा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि देखो मेन सब कुछ बंगाल था, ठीक है। तो
जो हमारे न्यायालय भी थे वो कहाँ खुल रहे थे? आपके बंगाल में। तो ये क्वेश्चन आता है कि आपके किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके सर्वोच्च न्यायालय की रेगुलेट किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्थापना दोस्तों आप बोलोगे क्या, किस ईयर की गई है? 1774, यानी कि 1 साल के बाद। अब बात करते हैं कि फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सर एलिजा इम्फे। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, आपकी घटना चक्र पुस्तक से पढ़ेंगे, तो इस पुस्तक में हम देखेंगे कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। और क्या किया गया था? इस एक्ट के अनुसार इस एक्ट के अनुसार वैरेन हास्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पहला पॉइंट ही पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1773 में थी। ठीक है। लेकिन स्थापना कब की गई थी? 1774 में। उस वक्त जो आपके न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है। तो इतना पॉइंट हमें पढ़ना था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। हाँ चलो, इस पॉइंट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर जी लेमेस्टर थोड़ी ना थे, यहाँ पर कौन थे आपके? सर एलिजा इम्फे। ओके, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरी एक्ट को। चलिए, दूसरा एक्ट हमारा कब आया था? दूसरा एक्ट हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका आया है क्या? 1784 ईस्वी में। गवर्नर जनरल परिषद में अन्य सदस्य की संख्या, स्टार्टिंग में हमने जस्ट पढ़ा है कि हमारे गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। अब जो हमारे गवर्नर जनरल थे उसमें 4 सदस्य जोड़े गए थे, और तो उस 4 सदस्य को फिर से घटा करके 3 सदस्य कर दी गई। अब कंपनी के अंदर 2 कंट्रोल हुआ करते थे। राजनैतिक को, यानी कि राजनीति को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, वहीं व्यापार को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेंबर 4 से कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। कंपनी में राजनीतिक को कंट्रोल करने के लिए कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और वहीं जब व्यापार की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। भारत में स्थापित कोर्ट में अधिकारियों को अवैध कार्य के मुकदमे के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखो, क्योंकि जब इंग्लैंड वाले इंडिया आए थे, ठीक है, तो उस वक्त साक्षरता नहीं थी, मतलब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो बड़े बड़े पदों पर भी ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग ही क्या थे? कार्यरत थे। तो उन बड़े लोगों में अगर मानो कि कोई घूस ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो
यहाँ के लोग तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उनको भी देख रेख करने के लिए वहाँ पर इंग्लैंड में ही कोर्ट की स्थापना की गई। किस अंतर्गत? पिट्स के अंतर्गत। नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखो, नियंत्रण परिषद कहने का मतलब ये क्या? दिस वन कि राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहीं व्यापारिक के लिए क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने बुक पे। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि कब आया है? 1784 द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया, मतलब कि अलग अलग किया गया। राजनैतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहीं व्यापारिक को आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के राजनीतिक इस एक्ट के निर्देशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए प्रतिबंधन के लिए राजनीतिक के लिए कौन आता है? आपका नियंत्रण कंट्रोल, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहे हैं, का गठन किया गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, ठीक है, भूलिएगा मत। पहले हमने क्या पढ़ा? राजलेख पढ़ा, 1600 ईस्वी वाला, वही जो क्वीन एलिजाबेथ ने 15 कंट्रीज के साथ बिजनेस के लिए प्रपोजल कहा था। कौन से कंट्रीज? ईस्टर्न कंट्रीज। इतना पढ़ा हमने। फिर हम लोग का आ जाओ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि हमारे यहीं पर सबसे पहली बार किस चीज़ की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और उसके न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्फे बने। और क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में? तो रेगुलेटिंग एक्ट में और ये हुआ था कि हमारे जो गवर्नर जनरल थे, वारेन, ठीक है, उन्हें भी हमने बंगाल और मद्रास के प्रेसिडेंसी को दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? 1793 का राजलेख। तो हमने ये पढ़ लिया 1784, 1786 यहाँ से पढ़ लो। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई, यानी कि उस वक्त जो सर्वोपरि हो रहे थे वो गवर्नर जनरल हो रहे थे। के दोनों को सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। अब आ जाते हैं 1793 में। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय राजस्व के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खजाना के सदस्यों का वेतन दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1813। देखो 1813 में क्या हुआ कि सबसे पहली बार, क्योंकि इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आ रहे थे और उन्हें क्या लगा कि अगर यहाँ के लोग भी, इंडिया के लोग, भारत के लोग भी शिक्षित होंगे तो हमें दिक्कत कम आएगी, वो भी हमारे काम में सहयोग कर पाएंगे। तो भारत की एजुकेशन पर सबसे पहली बार वो लोग ईयरली कितना खर्च करने लगे? 1 लाख खर्च करने लगे। साथ ही साथ वो लोग वहाँ से अपने फादर को भी लेके आए, ईसाई धर्म को भी लेके आए, ताकि उनके कास्ट का भी क्या हो सके? प्रमोशन हो सके। और 1813 में याद रखिएगा, 1813 में, क्योंकि अब पूरी तरीके से हमारे जो इंग्लैंड वाले लोग थे उन्होंने इंडिया को जान लिया था कि अब हम लोग यहाँ पर बिजनेस ना कर करके यहाँ पर हम लोग अधिकार जमा सकते हैं, बेसिकली शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने अब बिजनेस को वहाँ पर रोक दिया। तो जो चाय का बिजनेस करते थे इंग्लैंड वाले इंडिया के साथ, वो यहीं पर रोक दिए। तो चाय के साथ, भारत के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। ओके, चलो, तो 1813 हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। तो
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ, क्योंकि ये इंडिया के साथ भी व्यापार कर रहा था और चीन के साथ भी कर रहा था, तो ध्यान रखना 1813 में इंडिया के साथ व्यापार करना रोका था, चीन के साथ नहीं रोका था। तो चीन के साथ भी जा कर के फर्दर वो व्यापार रोक देता है। कब? 1833 में। अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। और क्या है इस पॉइंट में? तो हम लोग 1813 का एक और पॉइंट पढ़ रहे थे कि इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी। यानी कि उन्हें दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने इंग्लिश मशीनरी का इस्तेमाल किया और उन्होंने अनुमति दिया 1813 में इस चीज़ का इस्तेमाल करने का। अब हम लोग बात करते हैं 1833 के बारे में। तो 1813 में जस्ट 20 जोड़ दो, कितना आता है? 1833। तो इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे चाइना पर व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। यानी कि अब चीन के साथ भी इसने जो चायपत्ती की, चाय की बिजनेस जमा रखी थी, उन्होंने वो भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो पहले हम लोगों ने जाना कि हमारे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब हमने इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडिया, यानी कि अब बंगाल से ही नहीं, ये जो गवर्नर जनरल है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया के जनरल बन चुके हैं। मैंने अभी जस्ट कहा था कि हमारे बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कंट्रोल करते थे किसको? मद्रास को भी। और कंट्रोल किसको करते थे? आपके बॉम्बे को भी। लेकिन अब पूरी की पूरी इंडिया अब किसके कंट्रोल में चल रही थी? गवर्नर जनरल के। उस वक्त जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो पहले हम लोग का गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को हम लोग जनरल गवर्नमेंट कन्वर्ट किए। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग किसमें हम लोग कौन बने थे उस टाइम? वारेन हास्टिंग बने थे। फिर जब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट जब इंडिया का गवर्नर जनरल बना तो वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की शुरुआत की गई, लेकिन याद करो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि तुम्हारा क्या कंट्रोल करता था? आपका वो कंट्रोल करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक विवाद को, राजनीतिक मुद्दे को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करने आया है व्यापारिक को। चलो, तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाना का शुरुआत सोचा, लेकिन जैसे ही सिविल सर्विसेज के लिए वो लोग बढ़ के आए कि हाँ चलो हम सर्विसेज लेंगे, आम आदमी को भी अधिकार देंगे कि बड़े बड़े पदों पे वो काम करे, लेकिन उस चीज़ को वहीं पर समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसमें अड़चन लगा दिया गया बोर्ड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को परिषद से में कानूनी सदस्य की अनुमति दी गई। अब आ जाइए 1833 हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है, देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यताएं
संबंधित मानदंड अपना भेदभाव को समाप्त कर लिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को 1853। अब हम लोग आ जाएंगे सबसे आखिरी में। चलिए, तो 1853 में हमारा क्या है, फिर से सेवा लेख को शुरुआत की गई थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रित। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तो आ गए थे, थर्ड पे आते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान से सुनो। नियंत्रण परिषद की स्थापना, वही नियंत्रण जो राजनीतिक था और आपका क्या था, व्यापारिक था। राजनीतिक था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, व्यापारिक है तो हमारा दूसरा वाला। तो ये किस अधिनियम के अंदर आता है, तो ये हमारा आता है पिट्स इंडिया के तहत, जिसमें हम लोग का ये पिट्स इंडिया कब आया था, तो 1784 में आया था। दूसरा आते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अरे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे कब आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसमें हमारे जो पहले न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। इंग्लिश मशीनरों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी, तो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी, 1833 में। तो हम लोग देख लेते हैं नियामक अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोल रहे हैं, 1773 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कौन थे, सर एलिजा एम्पे। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1884 में आया, जिसमें नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मशीनरों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल को की परिषद को कानूनी सदस्य से नियुक्ति की गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखो, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं 1813, ठीक है। फिर हमारा आता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, 1823 में आया था। और फिर हमारा आता है प्रच्छेदित एवं आंग्लविद विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा को बढ़ाने दिया। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार का एकाधिकरण, अरे वही चाय के साथ अपना कब तोड़ लिया था, तो 1813 में तोड़ लिया था। चलो, अब हम लोग चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला, इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। सही बात है, कोई कथन में दिक्कत नहीं है। इससे कंपनी द्वारा अधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। हाँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, बिल्कुल नहीं, अभी भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के अंदर नहीं आया था। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम पढ़ेंगे। शुक्रिया।